जंजीर गांव से हमने अपना सफ़र शुरू किया और आज हमारा अगला पड़ाव था मेरे सपनों का रेगिस्तान सहारा डेजर्ट। बचपन से जिस रेगिस्तान के ख्वाब देखे उसकी तरफ कदम बढ़ाना वाकई एक अलग सा एहसास था। दूर से ही मरजुगा के सुनहरे रेत के टीले दिखने लगे थे। ये दृश्य मन को वाकई रोमांचित कर रहा था और थोड़ी ही देर में हम मरुस्थल की असली अनुभूति होने वाली थी। और अब बारी है एक धमाकेदार एडवेंचर की। हम निकल रहे हैं 2 घंटे की क्वाड बाइक टूर पर। इस रेगिस्तान के सीने पर धूल उड़ाते हुए रेतीले टीलों को पार करते हुए ये सफ़र बिल्कुल यादगार होने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ। तो ये जो क्वाड बाइक का जो ये टूर है 2 घंटे का, ये पैकेज में इंक्लूड नहीं रहता है, लेकिन आपके पास ये ऑप्शन रहती है। अगर आप चाहें तो ये ऑप्शन भी ले सकते हैं। दूसरी ऑप्शन रहती है कि आपको वो कैमल पर लेके जाएंगे और इस मरुस्थल में आपको 2 घंटे के लिए कैमल राइड करवाएंगे। तो वो जो है वो आपके पैकेज में इंक्लूड रहता है, लेकिन ये हमने अलग से लिया। तो आइए चलते हैं आगे। जैसे ही हमने क्वाड बाइक पर धीरे धीरे इस रेगिस्तान में कदम रखा, मेरे रोमांच का ठिकाना नहीं रहा। ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में आ गया हूँ, जिसके बारे में आज तक मैंने सिर्फ पढ़ा था। ये एक अविस्मरणीय पल था। मरजुगा के सुनहरे रेगिस्तान में गहराई में उतरते ही चारों तरफ सिर्फ सुनहरी रेत का साम्राज्य था। सच कहूँ तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि रेत इतनी अलग हो सकती है। ये भूरी नहीं बल्कि बिल्कुल सुनहरी थी। दूर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे किसी ने सोने से जड़ा कोई पहाड़ ही स्थापित कर दिया हो इस समतल जगह पर। तो जैसे जैसे हमारी क्वाड बाइक आगे बढ़ती जा रही थी, हमारा रोमांच और बढ़ता जा रहा था। शुरुआत में मरजुगा की सुनहरी रेत पर क्वाड बाइक चलाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण लगा। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे नियंत्रण मुश्किल है, लेकिन 10-15 मिनट के बाद सब कुछ सरल हो गया। अब तो ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी जहाज़ को उड़ा रहे हैं, पूरी बेझिझक और गति के साथ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, दूर दूर तक पसरी रेत और बीच में हमें कुछ और भी क्वाड बाइक्स और ऊंट भी नजर आए, जो इस दृश्य को और भी शानदार बना रहे थे। हमारा ये क्वाड बाइक का ग्रुप 2 सहायकों के बीच चल रहा था, एक सबसे आगे और एक सबसे पीछे। रेगिस्तान के विशाल टीले होने के कारण बाइक कभी भी फिसल सकती थी, इसलिए वे हमें सुरक्षा प्रदान कर रहे थे। अगर कोई बाइक का संतुलन खो देता तो वो तुरंत उसे नियंत्रण करने में उसकी सहायता करते। इस तरह हम बेरोक टोक पूरे रेगिस्तान में आगे बढ़ते जा रहे थे। रास्ते में हमने ऊँटों के कई झुंड देखे जो एक लंबी कतार में चले जा रहे थे। ये दृश्य बहुत ही मनमोहक था, मानो किसी पेंटिंग में ऊँट चलते जा रहे हों। रेगिस्तान के बाउंडलेस विस्तार के बीच ये नज़ारा सच में ही अविस्मरणीय था। और ये जो ऊँट हैं ये एक दूसरे के साथ बंधे होते थे और एक बिल्कुल एक सीधे एक लाइन में ये चलते हैं। और इस सफ़र में हमें ये देखिए दूसरी तरफ से क्वाड बाइक आती हुई मिली। तो इस तरह हम आगे से आगे बढ़ते जा रहे थे और फिर वह पल आ ही गया जिसका हम सभी को इंतज़ार था। अपने क्वाड बाइक से उतरकर तस्वीरें लेना हमने शुरू किया। ये मेरे जीवन का पहला अवसर था जब मैं सहारा मरुस्थल की इस स्वर्णिम भूमि को छू सकता था। मैं बेसब्री से इस पल का इंतज़ार कर रहा था
इस रेत को अपने हाथों में लेने का। ये एक बहुत ही अविस्मरणीय पल था मेरे लिए। और अब बारी थी रेत पर स्केट करने की। बैठकर स्केटिंग करने का मेरा ये अनुभव बिल्कुल नया था, जो जीवन में ये पहली बार कर रहा था, और सच में ये अद्भुत एहसास था और मैं बहुत खुश था। इस सुनहरी मिट्टी को मैं अपने कैमरे में, अपने दिल में और अपने ख्वाबों में समेट लेना चाहता था। जीवन भर इन यादों को संजोए रखना चाहता था। जी भरकर इस पल को महसूस करना चाहता था, इसे जीना चाहता था। ये ऐसा ख्वाब था जो मेरे लिए हकीकत बन गया। ये क्वाड बाइक हमें लेके ऐसे पॉइंट पे जाके हमें ड्रॉप करेंगी जहाँ से हमारा अगला सफ़र शुरू होने वाला था। और अब बारी है कैमल राइड की। ये रहे हमारे कैमल बिल्कुल एक लाइन में बैठे हुए, और ये हमें लेके जाने वाले हैं एक ख़ास पॉइंट पर जहाँ से हम आज का सनसेट देखेंगे। तो हम चलेंगे इन ऊँटों पर सवार होकर सनसेट पॉइंट देखने। मैंने वो पटका डाल लिया था जो यहाँ रेगिस्तान में डाला जाता है, उसके ऊपर से जिसे आपका सर और आपका मुंह ढक लिया जाता है। ऊँट पीछे से उठना शुरू हुए और अंतिम सवारी के लिए एक महिला थी जिसे बार बार फातिमा बुलाया जा रहा था। अब हम ऊँटों पर सवार होकर आगे बढ़ने वाले थे। एक सच बात लूँ तो ऊँट की सवारी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। ये ज़्यादा आरामदायक नहीं रहती है। ऊँट की चाल के कारण एक अजीब सी असहजता महसूस होती है, और मुझे भी ये कुछ ख़ास पसंद नहीं आई। फिर भी ये आधे घंटे का सफ़र था जो हमें सनसेट पॉइंट तक लेके जाने वाला था। तो ये देखिए, अभी जो शैडो बन रही थी अगेंस्ट द सन, एक बहुत ही अलग से ये बन रहा था। और ऊँट सवारी का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आती है, जब ऊँट को उठाया जाता है और जब उसको बैठाया जाता है, वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक टाइम रहता है। जब ऊँट को बैठाया जाता है और जब उसको खड़ा किया जाता है, तो वो क्रूशियल टाइम रहता है। एक और अच्छी बात ये हुई कि मेरे साथ आगे पीछे चल रहे जो एक कपल थे वो ग्रीक के थे, और जब वो ग्रीक में बात कर रहे थे तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, क्योंकि मैं साइप्रस में 5 साल रहा हूँ और मैंने भी ग्रीक भाषा में उनके साथ कम्युनिकेशन करना शुरू किया। जब भी मुझे ग्रीक या साइप्रस से कोई भी मिलता है तो सच में बोलूँ मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि साइप्रस में मैंने जो अपने सुनहरे जीवन के जो 5 साल बिताए हैं, और साइप्रस हमेशा ही मेरे दिल और दिमाग में हमेशा ही छाया रहता है। तो अंत में हम उस पॉइंट पर पहुंच गए जहां से हमें सनसेट देखने को मिलने वाला था। और अब बारी थी सबसे ख़तरनाक मोड़ की, ऊँट को बिठाने का पल। और मुझे ये पल सबसे ख़तरनाक लगता है, क्योंकि जब ऊँट बैठता है तो अजीब सा ये पूरा आगे की तरफ झुक जाता है और आपको उसको कस के पकड़ना पड़ता है, वरना आप गिर सकते हैं। और मैंने कुछ ऐसे फ़नी वीडियो देखे थे जो कि बहुत ही हादसे से भरे हुए थे, जिसमें जब ऊँट खड़ा होता है तो कैसे वो 2 कपल हैं, वो कैसे उनकी गर्दन पे जाके बैठ जाते हैं और ऊँट उठ नहीं पाता है। सनसेट शुरू होने वाला था, सूरज थोड़ा नीचे जा चुके थे, और मैं इस लम्हे को टाइम लैप्स में अपने गोप्रो में कैद करना चाहता था, ताकि इस यादगार पल को मैं संजो सकूं। मैंने अपना गोप्रो बिल्कुल सेट कर दिया था और पूरा ध्यान इस सनसेट पर था, जो मेरे जीवन का एक बहुत ही यादगार पल बनने वाला था। सहारा डेजर्ट में, सहारा मरुस्थल में सनसेट देखना और इस लालिमा को, इस पल को महसूस करना सच में ही जीवन में एक बहुत ही यादगार क्षण था मेरे लिए। तो सनसेट को मैंने अपने गोप्रो में कैद किया, और इसके बाद हम जाने वाले थे अपने टेंट में, जो आज रात को मेरा निवास स्थान रहने वाला था। मैंने अपने टेंट को डिलक्स में अपग्रेड करवाया था, तो मैं उसको देखने के लिए उत्साहित था कि क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं। तो जैसे ही मैंने अपने जो टेंट था उस एरिया में प्रवेश किया, बहुत ही सुंदर अरेंजमेंट मुझे देखने को मिल रहा था। बाहर से दोनों तरफ टेंट ही टेंट लगे थे, धीमी धीमी लाइट
बिल्कुल बीच में एक जाता हुआ रास्ता, दोनों साइड टेंट और धीमी धीमी सी जलती हुई ये लाइट रेगिस्तान के बीच में एक बहुत ही अलग सी अनुभूति मुझे करवा रही थी। मैं उत्सुक था अपने टेंट को अंदर से देखने के लिए, जो कि मैं आपको भी आगे दिखाने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं हमारे टेंट में और देखते हैं क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। तो बाहर काफ़ी ठंड हो चुकी थी और इस रेगिस्तान में मैंने सोचा नहीं था मुझे इतनी ठंड मिलेगी, और मेरे पास कपड़े भी मैं उस तरीके से नहीं लाया था ठंड के अकॉर्डिंग। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि कम से कम मेरे कमरे में एक हीटर तो लगा हो ताकि मैं कम से कम अच्छे से रात को सो तो सकूं। लेकिन देखते हैं आगे चलकर क्या मिलता है हमें। सो गाइस, ये रहने वाला है आज रात का हमारा तो गाइस ये रहने वाला है आज रात के लिए हमारा निवास स्थान। तो ऐसा है कुछ अरेंजमेंट इस टेंट का। काफ़ी वार्म है, अंदर कुछ जैकेट पहनने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये रहेगा आज रात के लिए हमारा निवास स्थान। और मैंने अपडेट कराया था एक्चुअल में ये, तो इसमें आपको साथ में सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे टॉयलेट है हाथ धोने के लिए, और ये नहाने के लिए इधर बहुत अच्छा बना रखा है और टेम्परेचर बहुत अच्छा मेंटेन है। साबुन सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो बहुत बढ़िया लगा मुझे तो ये अगर आप आते हैं तो डिलक्स में अगर आप बुक करवाते हैं तो आपको इंडिविजुअल आपके लिए मिल जाएगा। तो अगर आप 2 आदमी रहते हैं तो बहुत ही सस्ता भी पड़ेगा आपको, लेकिन मैं अकेला हूँ। और देखिए काफ़ी अच्छा टेंट है यहाँ पे। तो अभी मैं नहाने जाऊँगा, उसके बाद जाके फिर डिनर करके फिर सोएंगे। तो साथ में एक टेंट लगा था जहाँ पर कुछ कल्चरल प्रोग्राम चल रहा था, और वहाँ पर जो स्थानीय लोग थे कुछ गा बजा रहे थे। तो मैं वहाँ गया और थोड़ी देर में वहाँ से वापस आ गया, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठना था। मुझे सुबह 6 बजे उठकर सनराइज़ देखने के लिए जाना था, और जो वो ऊँट यहाँ से 6 बजे निकलने वाले थे, तो मैं इसके लिए जल्दी ही आ गया। अगली सुबह मैं जल्दी से उठा और नहा धोकर बिल्कुल तैयार हो गया। मैंने अपने सभी डॉक्यूमेंट चेक किए, सब कुछ व्यवस्थित किया ताकि मैं यहाँ से कुछ भी मिस ना करूँ और आगे कोई समस्या ना हो। विशेषकर मेरी कोई दस्तावेज, मेरा पासपोर्ट, मेरा वीज़ा, मेरे चार्जर, मेरी डाटा केबल, मैंने सब कुछ चेक किया। मैंने अब इन सभी चीज़ों को समेटा और समय पर नाश्ता करने के लिए निकल पड़ा फिर, क्योंकि मुझे अपना आगे का सफ़र जारी करना था। यहाँ से आगे सनराइज़ देखने के लिए जाना था, जो कि एग्जैक्ट 6 बजे वहाँ से निकलने वाले थे। सुबह का सफ़र शुरू हो गया। ऊँटों पर हम सनराइज़ देखने के लिए चले गए, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा था कि आज सनराइज़ दिखेगा नहीं, क्योंकि चारों तरफ बादल छाए हुए थे। फिर भी मन में एक उम्मीद थी कि शायद कुछ दिख जाए। इसी आशा में हम सनराइज़ देखने के लिए आगे बढ़ते जा रहे थे। सनराइज़ दिखे या ना दिखे, लेकिन हाँ, ये जो एक पल था और ये एक समा था सुबह सुबह जब बिल्कुल चारों तरफ शांति थी, उस समय उठकर आना और इस माहौल को देखना एक अलग ही अनुभूति थी। ये एक चीज़ और, मैं इनकी व्यवस्था से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। सोचिए तो, जो सामान कल हम क्वाड बाइक चलाने से पहले गाड़ी में छोड़ गए थे, वह सीधा हमारे टेंट में पहुंच गया था। सुबह हमने वहां से सामान छोड़ा और वही सामान आज हमारी गाड़ी में पहुंचने वाला था, और ये सब अपने आप ये लोग मैनेज कर रहे थे। और ये ऊँट आज हमें फिर उसी जगह पे छोड़ने वाले थे। और ये देखिए ऊँटों का एक काफ़िला, जैसे मुझे तो ऐसे लग रहा था कि जैसे सब लड़ाई लड़ने जा रहे हों। तो ऊँटों का एक काफ़िला हर तरफ से सनराइज़ देखने की आशा से आगे बढ़ता जा रहा था। और अलग अलग पॉइंट थे, कुछ ऊँट अलग पॉइंट्स पे खड़े हुए थे, कुछ अलग से खड़े थे। लेकिन मैं ये माहौल देख के मुझे पता चल गया था कि आज सनराइज़ देखने को नहीं मिलने वाला है। और दोस्तों, हुआ भी कुछ ऐसा ही, हमें सनराइज़ देखने को नहीं मिला, जैसा कि मुझे पहले से पता था, क्योंकि चारों तरफ बादल छाए हुए थे।
लेकिन क्या कर सकते थे। हमने वहाँ थोड़ा समय बिताया और ऊँटों को जुगाली करते हुए देखा। वे अपना काम किए जा रहे थे। उन्हें सनराइज़ आए या ना आए इससे कोई मतलब नहीं था। जब ये ऊँट चलेंगे तो चलते जाएंगे और जब ये बैठ जाएंगे तो फिर से अपना काम ये जुगाली करना शुरू कर देते हैं। और मैंने सुना है कि ऊँट जो है वो बहुत एक सीधा एक जानवर होता है। ये देखिए अपनी मस्ती में जुगाली करी जा रहे हैं। इनको इस दुनिया से हमारी क्या सोच है, क्या हमारा लक्ष्य है, इससे कुछ लेना देना नहीं है इनको। मेरा मन अब भी नहीं भरा था। मैं यहाँ कुछ और समय व्यतीत करना चाहता था, कम से कम 1-2 दिन, लेकिन समय की कमी थी और हम फिर से अपने जहाँ से हमने अपना ये सफ़र शुरू किया था माराकेश, दोबारा से हम माराकेश की तरफ बढ़ते जा रहे थे। और ये 7-8 घंटे का सफ़र था और ये गाड़ी हमें शाम के 5 या 6 बजे तक हमें दोबारा से माराकेश छोड़ने वाली थी। और फिर से हम यहाँ की जो वादियाँ हैं उन वादियों से गुज़रते हुए दोबारा माराकेश की तरफ बढ़ते जा रहे थे। रास्ते में सुंदर गांव, कहीं हरियाली, कहीं दूर बर्फ़ से ढके हुए पर्वत, इनसे गुजरते हुए हम आगे माराकेश की तरफ बढ़ते जा रहे थे। तो दोस्तों अगला हमारा जो वीडियो रहेगा वो रहेगा माराकेश का। माराकेश के बारे में और बताएंगे, तो आप ऐसे ही बने रहिए आपके अपने चैनल नोमैडिक बुद्धा के साथ। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और आगे हम आपको मोरक्को के और जगह हम